लेक्चर 46 स्टार्ट करते हैं जी। FAR 1 कैफ 1 बातें बंद कर दें अब। अच्छा जी, IAS 20 के MCQs मैंने कल डिस्कस कर दिए थे। कोई मसला अब उनमें और है? और किसी MCQ मसला तो नहीं है? चलें IAS 40 के MCQs ओपन करें, आज ये डिस्कस कर लेते हैं और फिर अगला काम शुरू कर देंगे। और IAS 36 के इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे और इस तरह से 1 बाय 1, ठीक है ना। IAS 16 के MCQs कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किए? माशाल्लाह 4-5 ने इकट्ठे ही 4-5 ने कर दिए। आधे कर लिए, कम से कम आधे किए। इसमें पूरे वाले भी आते हैं। हाँ भाई, जिन्होंने सारे किए थे वो कौन कौन है? सारे MCQs हो गए थे, सारे ही हो गए थे। बहरहाल मैं अपने तौर पे फिर भी इसमें से 3-4 कुछ डिस्कस करूंगा पर बारी आने पर, ठीक है ना। अच्छा देखो, IAS 16 के MCQs बहुत आसान थे। जो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ना IAS 16 की, वो तो सारी एक ही, वो मैंने आपको बताया था, एक ही MCQ पर्चे के अंदर आया था टेस्ट में, उसी से 5 बन जाते हैं। यानी कि वो आपसे पूछ ले रीवैल्यूड अमाउंट, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलवा ले, ट्रांसफ़र जो इंक्रीमेंटेड ऑप्शन ट्रांसफ़र करते हैं वो आपसे निकलवा ले, क्लोजिंग एसेट की बुक वैल्यू निकाल ले बैलेंस शीट की डेट पे, या सरप्लस का क्लोजिंग आपसे निकलवा ले बैलेंस शीट डेट पे। तो एक ही MCQ से 4-5 जो है वो रिक्वायरमेंट बन सकती हैं। तो न्यूमेरिकली तो कोई मसला हो नहीं सकता था आपको MCQs में। प्रॉब्लम यही आ सकती थी कि थ्योरेटिकली वो डिस्क्लोजर्स को भी MCQ में टेस्ट कर लेता है, तो वो डिस्क्लोजर ना पड़े होने की वजह से मैंने MCQs को रोक के रखा होता, वरना उन MCQs में कोई जान नहीं थी। वो डिस्क्लोजर भी बस मेरे ख्याल में जिस दिन हयात इंडस्ट्री डिस्कस किया था, अगर 10 मिनट भी एंड पे बच जाते तो हम डिस्कस कर लेते। बहरहाल MCQs अब हो गए सारे, जिन्होंने अटैम्प्ट किए, जिन्होंने नहीं किए अल्लाह उनको तौफीक दे तो उनसे भी ये हो जाएंगे, ठीक है। मैं 1 बाय 1 बहरहाल डिस्कस करता रहूँगा, जो मेरे हिसाब से डिस्कशन के लायक MCQs होंगे हर चैप्टर में से वो मैं करता रहूँगा, लेकिन आपकी तरफ से अटैम्प्ट सारे होने चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब IAS 40 की आज बारी है, कल इंशाल्लाह IAS 36 की बारी आएगी। ओके, इनमें कुछ MCQs मैं डिस्कस करूंगा, अगर उसके अलावा भी किसी में कोई क्वेश्चन हो आपका तो फिर वो उसके बाद आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये कितने बच्चों ने IAS 40 के MCQs अटेम्प्ट कर लिए हुए हैं? IAS 40 के कितने बच्चों ने कर लिए हैं? बेटा ये पास होने वाली शक्लें नहीं है, ये पास होने वाली शक्लें नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ऐसे पास नहीं होना, लिखवा लें हम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, दांव का साथ सजदों से देना चाहिए, सिर्फ दांव से काम नहीं चलता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, MCQ 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एंटिटी वुड बी क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब मैंने कुछ हाईलाइट किया, हेल्ड फॉर रीसेल हो तो क्या वो IAS 40 में फॉल करती है? नहीं। अच्छा, ये सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ते रहे। यूज एज एंटिटीज हेड ऑफिस, अगर कोई बिल्डिंग कोई प्रॉपर्टी अगर यूज हो हेड ऑफिस बिल्डिंग के लिए तो क्या ये IAS 40 में फॉल करती है? IAS 16 वाली है। या यूज फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, भाई एग्जीक्यूटिव्स तो बिजनेस के ही होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए एक बंगला रखा हुआ है। क्या हमारे जो स्टाफ की ट्रेनिंग होती है, एग्जीक्यूटिव्स की जो ट्रेनिंग होती है, उसके लिए हमने एक बंगला रखा हुआ है, वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं या वहाँ पे वो रुक कर ट्रेनिंग करते हैं, रिहाइश रखते हैं, जो भी है बहरहाल ये बिजनेस यूज के लिए ही है। तो ये तीनों ही प्रॉपर्टीज जो हैं, पहली IAS 2 में चली गई, ये दोनों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आई, IAS 16 में चली गई। अब पढ़ते हैं वो जो हाईलाइटेड नहीं है उसमें से कोई चीज, वो क्या है? बी ऑप्शन है, लैंड परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, ठीक है। आगे कहता है प्लानिंग परमिशन हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड। फिलहाल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की आपको जो है ना वो क्या कहते हैं, परमिशन नहीं मिली, लेकिन भाई आपने लैंड खरीदा है और आपका मकसद ही क्या है? इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को उसको देखते हुए आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ले लिया, तो ठीक है, परमिशन भी मिलनी होगी तो मिल जाएगी, ना भी मिली तो लैंड तो पड़ा ही है ना, बिल्डिंग नहीं बनानी तो लैंड पड़ा, कैपिटल एप्रिसिएशन उसकी देख लेंगे, उसके बाद जो है वो उसको बेचना जब होगा तो बेच भी देंगे, फेयर वैल्यू के ऊपर भी रख सकते हैं, कॉस्ट मॉडल पे भी, ठीक है। तो बी ऑप्शन वॉज द करेक्ट ऑप्शन। देख लें इस MCQ में कोई मसला है तो बताएं। नहीं है मसला? ओके, बुझे से लग रहे हैं आप लोग, 2 छुट्टियां, मतलब मैं बुझा सा रहा 2 दिन, अब आप लोग आ गए, मैं तो खुश हूँ, आप लोग मुझे देख के मिलके खुश नहीं हुए। हाँ, सबसे बड़ी टेंशन ये है सर, आपसे मुलाकात होगी है ना, घर पे सुकून से बैठे थे, तो घर पे ही शिफ्ट हो जाओ यार, ऑनलाइन में सारे चले जाओ, छोड़ो बस, क्या करूँ। मैं भी बड़ा रिलैक्स रहा है, शोर भी नहीं मचाना पड़ा। ओके, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। अच्छा भाई, ले लेना मुझसे। सरफराज लिमिटेड यूजेस फेयर वैल्यू अकाउंटिंग वेयर पॉसिबल एंड हैज एन ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड बाय एसएल फॉर एडमिन पर्पसेस। एक ऑफिस बिल्डिंग है जो IAS 16 में पड़ी है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए वो कह रहा है कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग यूज करते हैं। एक बिल्डिंग है जो फिलहाल IAS 16 में, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस का मतलब क्या है? IAS 16 PPE के अंदर पड़ी है। एट 1 April 12 इट हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 20 million एंड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 20 years, ठीक है। पता नहीं ये क्यों दे रहा है। ऑन 1 October 12 प्रॉपर्टी वॉज लेट टू अच्छा
थर्ड पार्टी एंड रीक्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बुक वैल्यू उसकी 1 अप्रैल पे थी 20 मिलियन, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर 12 पे उसको थर्ड पार्टी को दे दिया। द प्रॉपर्टी हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 23 मिलियन एट 1 अक्टूबर 12 एंड 23.4 मिलियन एट 31 मार्च 13। असल में ना साल कुछ इस तरह से है, 1 अप्रैल को साल शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 12 को शुरू हो रहा है और बोलो 31 मार्च 13 पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कैरिंग वैल्यू 20 मिलियन की है और रिमेनिंग लाइफ 20 ईयर्स है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो तो आपको पता है कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ करें या बुक वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ करें, आंसर सेम आता है। तो डाटा तो गिवन था, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इधर खड़ी ये बिल्डिंग है इधर, ठीक है, और ये ट्रांसफ़र कब हो रही है? 1 अक्टूबर को। तो अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एन दरमियान में नहीं, एन दरमियान में नहीं, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ ठीक है, 30 सितंबर पे 6 महीने हो जाने और ये 1 अक्टूबर 12 पर ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रही है बोलो? IAS 16 से IAS 40 में। तो IAS 40 क्या कहेगा IAS 16 को? और भाई वो चाहे कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है चाहे रिवर्शन मॉडल यूज कर रहा है, वो जब उसके पास बिल्डिंग पड़ी थी वो तब की बात थी। वहां पर उस PPE के अंदर रखने के लिए IAS 16 ने 2 ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है ना। लेकिन अब जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हवाले करने लगेगा इस प्रॉपर्टी को IAS 16, तो कहेगा पहले इसको फेयर वैल्यू पे लाओ। अब फेयर वैल्यू पे लाने के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल ही है और उसके उसूल हैं वही, यानी आप 1 अप्रैल 12 को बुक वैल्यू कितनी है 20, इसको लेकर आओगे 30 सितंबर या 1 अक्टूबर 12 तक और डेप्रीशिएट करोगे। इधर देखो बुक वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ कितनी, लेकिन 1 साल की नहीं 6 महीने की डेप्रीशिएशन, ठीक है जी। तो 0.5 हो जाएगा माइनस, ठीक है, 0.5, 19.5 आ गया। अब 19.5 इसकी बुक वैल्यू है और इस दिन हम इसको रीवैल्यू करेंगे, ठीक है, यानी 1 अक्टूबर कह लो या 30 सितंबर कह लो, एक ही बात है, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, यही करते थे। कितनी है जी? 1 अक्टूबर पे 23 मिलियन इसकी फेयर वैल्यू है, 23 कितना आ गया? ये 3.5, ये देखो बिल्डिंग है, बिल्डिंग यानी एसेट था और उस पर क्या आ गया? रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या आ गया जी? रिवैल्यूएशन, ओके, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस 3.5 का OCI में जाएगा। कहाँ जाएगा? अच्छा, अब ये OCI का कॉन्सेप्ट फिलहाल आपको दिया नहीं है, बस ठीक है। OCI मींस के ये स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम का ही एक हिस्सा है। अच्छा, आप FR1 में, इंटर प्लस FR1 में, ठीक है जी, ओके डन, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या कॉन्सेप्ट दूं आपको OCI का? और भाई ये क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI। ये क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI। और क्या बताऊं आपको मजीद? अच्छा, ओके सॉरी, वो पीछे आ तो रहे हैं आपके वैसे, लेकिन कभी कभी ये भूल जाता है मुझे कि ये कौन सी क्लास है। एक जैसे सारे बच्चे सारे एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, अब इस दिन इसको हमने ट्रांसफर किया कहाँ? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो ये यहाँ से निकल गया। इसकी एंट्री हमने 1 अक्टूबर 12 को क्या की होगी? बोलो बोलो बोलो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या बिल्डिंग जो भी मर्जी लिख लो, क्रेडिट कितने से? 20, यानी कि बिल्डिंग को ले आया गया पहले कहाँ पे? और आपको पता ही है उसके लिए आपने 2 एंट्रीज करनी होती है। पहली एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। अब मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई नहीं पता, इसलिए मैं ये एंट्री खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है, नहीं पता, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी ना, इसकी कोई फिगर निकाल कर देनी नहीं थी, तो उसने उसका डाटा भी हमें नहीं दिया हुआ। भाई है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमें जो उसने इस दिन पे बुक वैल्यू दी हुई, हमें क्या पता कॉस्ट कितनी थी, यहाँ तक आते आते कितना डेप्रिशिएट हुआ, इसलिए ये तो पता नहीं था, ठीक है। उसके बाद इसी दिन ये तो पता लग गया हमें कि PPE डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट, ठीक है, कितने से? 3.5, ओके। और फिर इसको ले आए फेयर वैल्यू पर और ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आया, ये हो गया 0, इसने आगे कोई नहीं चलना, मैंने आपको ये कहा था, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा 35 पे, ठीक है। दस्तगीर का सवाल भी हमने इसी तरह से कंक्लूड कर लिया था, ओके। भाई वो वीडियो पहुंची थी हफ्ते वाले दिन की, मैंने जो रुजू किया था वो सबको सुन लिया था सबने, जो मामलात मैंने कहे थे कि जी मैंने R&D के बाद ये डिसाइड किया, वो पहुंच गए थे सबको, सबने सुन लिया था ना। अच्छा चलो, मैं कहा ये ना हो कि एक दिन की गलती अगले दिन को सही करा ही ना करे बगैर आ गए हों, तो गलती जब मैंने तस्लीम कर ली थी, जो मान ली थी, तो आपको समझ लेना चाहिए था वो। बहरहाल दैट वाज अ गुड क्लास, आई रियली एंजॉयड दैट क्लास, ओके। इसको आगे नहीं लेके जाना भाई, 3 से 5 पे पढ़ा रहे, ओके। अच्छा, अब
रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ते हैं, अभी तो अपना काम किए जा रहे हैं हम। अब जब ये 23 आ गया तो आपको पता है फेयर वैल्यू मॉडल हो तो हमने बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए लेजर बनाना होता है, ऐसा ही है, बोलो। और ये यकम अक्टूबर, ये वाली एंट्री, ये यकम अक्टूबर 2012 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीपीई क्रेडिट हुआ और हमने कहा था ये डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी, यही कहा था कि डीम्ड कॉस्ट बन गई। अब ईयर एंड आएगा, ईयर एंड है 31 मार्च और 31 मार्च पर हम यहां पर फेयर वैल्यू लिख लिया करते थे, याद है? तो कैरी डाउन क्या लिखेंगे जी? फेयर वैल्यू। कैरी डाउन क्या लिखेंगे जी? फेयर वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 23 ये 0.4 का जो बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है ये फेयर वैल्यू गेन है। क्या है जी? फेयर वैल्यू गेन है। और ये बैलेंसिंग हमने निकाला था और ये कहां जाया करता है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो दोनों में फर्क है। इसको रियलाइज कह देते हैं, तो कहते हैं यार इसकी नेचर देखें, पीपीई की नेचर ये होती ही नहीं है कि हमने उसको खरीदा ही बेचने के लिए होता है। हमारा मकसद ही पीपीई को इस्तेमाल करना होता है, लॉन्ग रन में इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके फायदे लेंगे। तो उसको अगर पड़े पड़े महंगा कर देना हम तो उसको फिर रियलाइज नहीं कहते। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मकसद ही कुछ इस तरह का होता है कि यार इसको अच्छी कीमत आने पे हम निकाल देते हैं, जब भी अच्छी कीमत लगनी है तो उसको हमने निकाल देना। कोई मकसद नहीं है अगले 20 साल तक भाई हमारे पास, हमने इंटेंशन हमारी ये थी यूजफुल लाइफ 20 साल। क्यों भाई यूजफुल लाइफ 20 साल? 20 साल यूजफुल लाइफ कोई नहीं है, बस ठीक है अच्छी कीमत आज लग गई तो निकाल देंगे। तो इसलिए स्टैंडर्ड IAS 40 ने कहा हुआ है कि इसका गेन या लॉस, लॉस तो वैसे ही प्रॉफिट लॉस में होता है, इसका गेन भी प्रॉफिट लॉस में ले जाएगा। तो ये दोनों में फर्क है। इसका 3.5 कहां जा रहा है? इन OCI। और ये वाला देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन, ये कहां जा रहा है? ये प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना जी? 0.4। ये दोनों में फर्क समझ आया? ये देखो ये कहां गया? 3.5 कहां गया? 3.5 OCI में और ये 0.4 PNL में। अब रिक्वायरमेंट पढ़ लें। व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ अबव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज व्हेन द अबव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रिक्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जब रिक्लासिफाई हुई तो क्या हुआ? 3.5 टेक 3.5 गेन टू OCI। जिस दिन रिक्लासिफाई किया वो तो यही दिन था ना, तो बोलो कि जिस दिन रिक्लासिफाई किया ये 1 अक्टूबर ही है ना, तो 1 अक्टूबर में क्या किया हमने? इसको उठाकर ले गए 23 पे, तो 3.5 OCI के अंदर चला गया। ये एक ऑप्शन आ गया, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ, यही सही है। आगे पढ़ लेते हैं कि ये क्यों सही है। आगे कहता है टेक 3.5 गेन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नो, ये 3.5 प्रॉफिट लॉस तो कभी भी नहीं जाता था, याद है? ये जिन बच्चों को वो कॉन्सेप्ट याद नहीं था ना कि जिस दिन ट्रांसफर करना है IAS 16 ने खुद फेयर वैल्यू पे लाकर उसके हवाले करना है, उन्होंने ये गलती कर देनी थी। उन्होंने कहना था ये चला जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में और ये गेन आएगा, ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा, जो कि गलत था। ठीक है, तो बी गलत है। सी टेक 4 मिलियन गेन टू, 4 मिलियन गेन कहां से आ गया? 20 और अच्छा 0.4, नहीं कोई और गड़बड़ है। 23.4 है और पता नहीं ये कैसे निकला, ये 19 पॉइंट, पता नहीं कैसे, पता नहीं ये क्या फिगर है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। टेक 4 मिलियन और नहीं यार बस ठीक है, ये सही है, सामने आ गया, ये ऑप्शन सही है, बस ओके। पता नहीं जीवोगिरी फिगर दी हुई, हमें क्या लेना देना, हमने देख लिया इसको। ठीक है, तो ये बार इतनी लंबी कहानी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की है। आपने तो पर्चे के अंदर कैलकुलेटर पर ये काम करना था, आपने देखना था। थोड़ी सी वर्किंग चलो यहाँ तक कर भी लेते तो बुक वैल्यू निकाल लेते 19.5, फिर उसके ऊपर आप कहते हैं जी इसको 23 पे लेकर जाओ, ये 16 और 3.5 का OCI में ले जाओ और नीचे ऑप्शन नजर आ जाना था। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? ओके। उसके बाद जी नंबर 5 MCQ भी मैं चाहूंगा डिस्कस कर लें जरा जल्दी से। कूल लिमिटेड एक्वायर्ड अ बिल्डिंग विद अ 40-year लाइफ फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल फॉर 8 मिलियन ऑन यकम जनवरी 13 एट 31 दिसंबर 13 फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वाज एस्टिमेटेड एट 9 मिलियन विद कॉस्ट टू सेल एस्टिमेटेड एट 2 लाख। ये नई चीज थी, हमने इम्पेयरमेंट के टॉपिक में ना पढ़ा था कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल रिकवरेबल अमाउंट में इस्तेमाल होती है, ऐसे ही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड ने ऐसी कोई बात नहीं की। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि आप ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर लेकर जाएं। हाँ, एक और स्टैंडर्ड है, वो FAR 2 में आप पढ़ेंगे, IAS 41, इससे अगला जो आया था, जो जानवरों की अकाउंटिंग सिखाता है, फलों की, पौधों की, ठीक है ना, बायोलॉजिकल एसेट्स की अकाउंटिंग सिखाता है, वो इसी मॉडल पे चलता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। लेकिन IAS 40 ने ऐसी कोई बात नहीं की हुई। तो अगर आपको सवाल के अंदर कॉस्ट टू सेल दे दे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कॉस्ट टू सेल नहीं, सिर्फ फेयर वैल्यू पे उठाकर रखना है हमने। किस पे रखना है जी? फेयर वैल्यू पे उठाकर। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? वो कहता है इफ कूल लिमिटेड यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी व्हाट गेन शुड बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस। तो 8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल वाली बिल्डिंग खरीदी थी यकम जनवरी 13 पे, 31 दिसंबर 13 पे वो 9 मिलियन की होगी, तो पूरा 1 मिलियन कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस। अल्लाह करे मुझे इसके सोल्यूशन नजर आ जाए तो मैं दिखा दूं, वरना आप खुद देख सकते हैं यार, ओपन कर लें सोल्यूशन। ये जो ग्रांट है तो मैं भी 1 मिलियन ही कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा? ये कौन सा MCQ था? ये ठीक है जी, 1 मिलियन इज द
आंसर फेयर वैल्यू गेन ऑफ 1 million शुड बी टेकन टू प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट सेल आर इग्नोर्ड एंड सिंस एंटिटी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल नो डेप्शन विल बी चार्ज। ठीक है जी, सही है। ओके देखें जी, उसके बाद कोई, हाँ एक और, दो और है, बात दो ही हूँ लग रहे। अच्छा ले जी, यहां तक को मसला, वो तो एमसीक्यू का मसला तो नहीं है, एमसीक्यू 9 में है। इफ एन एंटिटी विशेस टू चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी व्हेन मे इट डू सो। इसका ज्यादा अच्छा जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना वो IAS 8 में हमें होगा, ठीक है ना, वहां पे बड़ी डिस्कशन करनी है, लेकिन चलें वहां पर जाकर फिर आपको ये बात रिवाइज हो जाएगी। फिलहाल सुन लें। बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं जो हमें ऑप्शन दिए जाते हैं ना स्टैंडर्ड के अंदर, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना, ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। जैसे IAS 16 ने कहा कॉस्ट मॉडल कर लो या फेयर वैल्यू मॉडल यूज, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर लो, मैंने कहा ठीक है। IAS 2 ने कहा इन्वेंटरीज को FIFO पे रख लो या EVCO पे, ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने कहा कि प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रख लो या फेयर वैल्यू मॉडल पे, ऑप्शन है। अब इन ऑप्शंस में से जब कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया आपने, इनिशियल रिकग्निशन कर ली, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आपने किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, तो अब स्टैंडर्ड्स ये रिक्वायर करते हैं कि ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई है, अब इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है ओवर द ईयर्स। क्या करना है जी? कंसिस्टेंटली। आपको इंट्रो अगर याद हो तो उसमें आपने देखा होगा कि FIFO और EVCO, एक ही सवाल में FIFO और EVCO लगाते थे आप जब क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने के लिए, तो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होती थी। और अगली बात का आपको बताया, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन था प्रॉफिट के साथ। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता था तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता था, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करने वाली चीज है ना, तो कॉस्ट को कम कर देता था। क्लोजिंग स्टॉक कम होता था, मतलब कहने का ये है कि क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट डायरेक्ट प्रॉफिट पे है, इतना तो याद होगा, ठीक है ना। अब जब आपका दिल करे कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, आप दोनों में से वो मेथड सिलेक्ट कर लो कि जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ने बढ़ जाना है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। आप FIFO यूज कर रहे थे तो EVCO में अगर वो लग रहा था तो EVCO पे चले जाए। अगले साल आया, आपने कहा नहीं यार क्या प्रॉफिट दिखाने, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, प्रॉफिट कम नजर आए तो क्लोजिंग स्टॉक कम होना चाहिए, तो आपने देखा यार ये जो हम EVCO पे फिर रहे हैं ना, इससे तो ये स्टॉक ज्यादा आ रहा है, FIFO पे चले जाते हैं, इससे कम हो जाएगा, मिसाल दे रहा हूं। तो ऐसे मर्जी करने की इजाजत नहीं होती, कंपेरेबिलिटी का इंपैक्ट का इशू आ जाता है। आप ओवर द ईयर्स कंपेरेबल नहीं रहते हैं अपने ही रिजल्ट्स के साथ। कंसिस्टेंटली आपने अप्लाई करनी है अकाउंटिंग पॉलिसी, ताकि आपकी फाइनेंशियल्स जो है वो कंपेरेबल रहें। बात समझ रहे हैं? तो वंस पॉलिसी इज सेलेक्टेड इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स। ये तो है जनरल रूल स्टैंडर्ड्स का। स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जब पॉलिसी आप सेलेक्ट कर लो तो फिर उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। फिर IAS 8 आएगा, वो हमने पढ़ना है। उसकी अकाउंटिंग में आपको बताया था कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रायर ईयर एरर और चेंज इन एस्टीमेट को सिखाता है कि क्या करना है। चेंज इन एस्टीमेट को हमने सीख लिया, वैसे क्या करते हैं प्रोस्पेक्टिवली। चेंज इन पॉलिसी के अंदर हमें IAS 8 बताएगा कि अगर पॉलिसी में चेंज करना है तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट होगा। ये इसको सीखेंगे तो वहीं पर जाकर, लेकिन इसका मतलब यह है कि चेंज इन पॉलिसी हो सकता है। अब दो शर्तें, दो सूरतें बताई गई हैं IAS 8 के अंदर कि कब आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो यही थी कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की है तो फिर उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। लेकिन अगर चेंज करनी हो अकाउंटिंग पॉलिसी तो कौन सी दो सूरतों में इजाजत है? तो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, एक तो ये है कि स्टैंडर्ड बदल जाए। अब जो हम पहली एग्जांपल इंशाल्लाह करेंगे ना IAS 8 के अंदर, उसमें आपको सवाल के अंदर बोरिंग कॉस्ट आपने पढ़ लिया ना, ये बोरिंग कॉस्ट की एग्जांपल है। असल में हमने अपने बड़ों से यही सुना, IAS 23 जो था पुराना 2003 तक जो था, 2003 तक जो IAS 23 था वो ऑप्शन देता था। हम तो उस वक्त हम भी नहीं पढ़ते थे ना उस वक्त, ठीक है ना, हमने भी नहीं पढ़ा हुआ था, तो हमने बड़ों से ये सुना अपने बड़ों से कि IAS 23 पुराना वाला जो था वो ये कहता था कि बोरिंग कॉस्ट को चाहो तो कैपिटलाइज कर लो, चाहो तो एक्सपेंस आउट कर दो लेकिन 2003 के अंदर ये बदला और बदल के इसने मैंडेटरी कर दिया कि क्वालिफाइंग एसेट पर बोरिंग कॉस्ट, जो कमेंसमेंट सेशन के दरमियान वाली है, बोरिंग कॉस्ट जो है क्वालिफाइंग एसेट वाली, वो लाजमी है कैपिटलाइज करनी। अब ये चेंज आ गया। अब मिसाल के तौर पे एक कंपनी 2003 से पहले मे की वजह से इंटरेस्ट को एक्सपेंस आउट करती थी और उन्होंने ये सोचा कि अब जो है हम इसको, जाहिर है फॉलो करना ही पड़ेगा हमें स्टैंडर्ड को, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, पॉलिसी को चेंज कर दिया। तो ये चेंज इन पॉलिसी किस वजह से आया? स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट थी। एक तो ये इजाजत होती है, और दूसरी इजाजत ये होती है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों चेंज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट बताती है कि जी ये ना यूजर को ज्यादा अच्छा, बेटर इंफॉर्मेशन देगी ये बात अगर हम पॉलिसी चेंज करते हैं। अगर आप मैनेजमेंट ये डेमोन्स्ट्रेट कर ले कि ये जो चेंज इन पॉलिसी है इससे यूजर को ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब भी ये अलाउड है। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि हर साल कहें जी नहीं अब ये बेटर प्रेजेंट करेगी, और वो ये भी नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं है। चेंज इन पॉलिसी बड़ी मुसीबत है, वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। आप जाके अकाउंटिंग सीखोगे ना, आपको नहीं रहने दो जी पॉलिसी ठीक है, सेम ही अच्छी होती है, कौन जाए 10 साल पुरानी अगर पॉलिसी है तो 10 साल पीछे जाके फाइनेंस स्टेटमेंट को सही करने बैठ जाए और नहीं यार रहने दो भजन ठीक है, बस ऐसे ही ठीक है, पॉलिसी यही चलने दो, छोटी मोटी चेंजेस करने की वो आपका दिल ही नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? दोबारा ये सारी बात इंशाल्लाह IAS 8 के अंदर दोबारा करेंगे। खुलासा ये, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्शन होता है,
FIFO, FO, fair value cost. Once selected, it must be applied consistently over the years. It can be changed only for two reasons. या तो स्टैंडर्ड बदल जाए या मैनेजमेंट ये डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि यूजर को ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी इस चेंज से। बात खत्म हो गई। आप पढ़ के देखते हैं ये क्या कह रहा है। इफ एन एंटिटी विशेस टू चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल, चेंज इन पॉलिसी की बात कर रहा है ना, बोलो। When may it do so? When the board of director approve a change. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा चेंज कर दो। ऐसे कैसे भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम कौन हो? हैं तुम वक्री डॉन बने हुए हो। दो ही सूरतें हैं, स्टैंडर्ड बदला है नहीं। आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि ये बेटर इंफॉर्मेशन देगी यूजर को? नहीं। तो फिर तुम जो मर्जी कहते रहो, सॉरी। नेक्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट विल इंप्रूव विद द रिवाइज्ड मॉडल। एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। मकसद क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेट की वैल्यू बढ़ जाए। ये मकसद चेंज इन पॉलिसी का नहीं हो सकता। चेंज इन पॉलिसी इस वजह से नहीं कर सकते आप, ये तो गलत बात है। ठीक है, आप कोई दो नंबरी लगा के आप कर वही काम रहे हो, लेकिन उन दो में ले जाएं वो अलग बात है। लेकिन वैसे कहने का मतलब ये है कि इस वजह से आप जो है वो चेंज पॉलिसी नहीं कर सकते। तीसरा, व्हेन अ चेंज विल रिजल्ट इन अ मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहे हैं? चेंज जो है पॉलिसी के अंदर वो बेटर प्रेजेंटेशन देगी, यानी यूजर को बेटर इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, बिल्कुल ये एक वजह हो सकती है। व्हेन द मार्केट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इज फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए था। ये क्या वजह हुई यार? मार्केट फ्लक्चुएटिंग है तो पॉलिसी चेंज किए जाओ, रोज ही चेंज किए जाओ, हर साल के एंड पे चेंज हो रहा है। कॉस्ट मॉडल में नहीं भाई, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो MCQ 9 थोड़ा सा ये सेट को टच कर रहा था ज्यादा ही, तो इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी समझा। पॉलिसी, फेयर वैल्यू या कॉस्ट IS 40 में, या मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं NRV ये IS 2 के अंदर FCO या FIFO। पॉलिसी वंस सिलेक्टेड, ऑप्शन मौजूद है, वंस सिलेक्टेड इट मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। कब चेंज कर सकते हो? जब स्टैंडर्ड में चेंज आ जाए या बेटर प्रेजेंटेशन आप दे सकें यूजर को इस चेंज की वजह से। ये दो सूरतें हैं, तो उनमें से आपको ऑप्शन सी ही नजर आ रहा था, बाकी सारी चवलें ही मारी हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, भाई 9 समझ आया है? विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, बड़ा टाइम लग गया यार इनके। विच टू ऑफ, इनको ना मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया करूंगा इनका, यूट्यूब पे चला दी वीडियो। ऐसे तो नहीं काम चलेगा, ऐसे तो बहुत टाइम जाया हो रहा है। चलो देखते हैं, अभी फिलहाल तो ये कर लेना। Which two of the following properties fall under definition of investment property and therefore within scope of IS 40? हाँ भाई, कौन कौन सी चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनती है? प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉई पेइंग मार्केट रेंट। हाँ भाई, एम्प्लॉई ने प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्युपाई की हुई है। एम्प्लॉई है भाई, हमारा एम्प्लॉई है। ठीक है, तो आप जो है वो कह रहे जी मार्केट रेंट पे कर रहा है, भाई ठीक है, नहीं एम्प्लॉई यूज कर रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना। अगर वो आप मार्केट रेंट उससे दे ही रहे हैं तो बहरहाल उसको आप सैलरी तो ज्यादा दे ही रहे होंगे इसी वजह से। ठीक है, या फ्री अकोमोडेशन देते, बहरहाल ये नहीं है। एम्प्लॉय यूज कर रहा है तो नहीं। बिल्डिंग ओन्ड बाय एन एंटिटी एंड लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज। आप ये ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज, मैंने कहा था इसको छोड़ो, लीज का मतलब किराए पे देना है, आपको ये बताया था ना। और बोलो IS 40 के अंदर लीज का लफ्ज आप जाए तो आपके लिए क्या है वो? रेंट। क्या है वो? फाइनेंस है, ऑपरेटिंग है, छोड़ो इस बात को। FFR 2 के अंदर IFRS 16 पढ़ोगे फिर पता लगेगा ये लीजेस क्या होती है। फिलहाल तो आपके लिए क्या है? लीज मीन्स रेंट। ओके, तो रेंट पे दे, तो फिर रेंट पे दे, तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। थर्ड है प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज। और आप तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप तो ठेकेदार हैं, तो वैसे भी आप बना के इसको बेचेंगे, वो तो बाद में भी। ये इन प्रोग्रेस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी नहीं है, किसी के लिए बना रहे हो, वो उसको बेच दोगे या बना के दे दोगे, वो उसका मसला है कि वो किस पे रखता है उसको, वो क्या करता है। आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कतन नहीं है। अगर आप बनाकर बेच रहे हो किसी को तो आपकी इन्वेंट्री बननी है, और अगर आप किसी के पैसे इस्तेमाल करके बना रहे हो उसकी जगह पे, तो आप बस कमीशन अपना ले रहे होगे, अपना जायज सा मुनाफा ले रहे होगे, आप उसको काम करके दे रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो लाइक एन एजेंट। आपका तो फिर कोई चक्कर ही कोई नहीं इस प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, और है लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, ये बिल्कुल ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है। बी और सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। लास्ट जो भी थे मैंने हाईलाइट किए तो हुए थे। बी एंड डी है जी, बी एंड डी। ओके ओके जी। 13 है आखिरी। अंडर IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर कॉस्ट मॉडल। अब इधर देखो, इसको छोड़ दो। कॉस्ट मॉडल में हमें, चलो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, साथ साथ याद भी करेंगे। कॉस्ट मॉडल के अंदर उसने कहा था क्या क्या बताना है, वो सारा टेबल, रेकंसिलिएशन, और साथ में एडिशनल एक दो बातें भी कही हुई थी। ठीक है ना, तो जरा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज रिक्वायर्ड है। क्या फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बताना कॉस्ट मॉडल में जरूरी है? सवाल ने लिखा था, उसने स्टैंडर्ड ने लिखा था, कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, करते रहो, कोई मसला नहीं, लेकिन यूजर को लिख के बता दो कि इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू आज इतनी है, मैं इस मॉडल को यूज नहीं कर रहा लेकिन इसकी फेयर वैल्यू इतनी है, कहा था ना, तो ये तो भाई डिस्क्लोजर है। नेक्स्ट, डेप्शन मेथड, अगर कॉस्ट मॉडल पे हो तो डेप्शन मेथड बताना ही पड़ता है। रेकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड, यस यस यस, रेकंसिलिएशन होती थी, नो वाले रेकंसिलिएशन होती थी, ओपनिंग से क्लोजिंग तक की रेकंसिलिएशन होती थी। ओके, ये वन ऑफ द डिस्क्लोजर है। माना कि उसने कहा था ओपनिंग और क्लोजिंग दो, और फिर साथ कहा था और रेकंसिलिएशन भी दो, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बताना ये भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, और फिर उसकी रेकंसिलिएशन देना ये भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। ठीक है। लास्ट इज रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी।
और ये 16 के नोट्स भी अब तो पढ़ लिए, 40 के भी पढ़ लिए डिस्क्लोजर्स। इन दोनों में ही कहीं पर रेजिडुअल वैल्यू का जिक्र कोई नहीं आया कि आप जो है वो एसिड की रेजिडुअल वैल्यू भी बताओ, कभी जिक्र आया जी? नहीं। तो ये वाहिद वो चीज़ थी जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अच्छा IS 36 के MCQs, IS 36 के MCQs किस किसने किए हैं? बोले IS 36 के MCQs अटेम्प्ट किए हैं? पढ़ने वाले 10-12 बच्चे ही नजर आ रहे हैं मुझे, बस पास होने वाले। ये समझ रहे हैं कि बस ऐसे ही काम हो जाना है, आपका काम हो जाना है। अच्छा जी, कितने बच्चों ने भाई, कितने बच्चों ने बताओ जरा दोबारा? IS 36 सारे हो गए थे, कुछ भी मसला आया? अच्छा सुन लो क्या? हाँ बस ये इंशाल्लाह कल करेंगे। IS 36 और IS 16 में देखेंगे जितने हो सके 10-15 मिनट में, बहुत टाइम ले गए ऐसे, आज भी जितने हो सके करते हैं, कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ऐसे ही 1 by 1। ओके, अच्छा जी, कल के क्लास में मैंने आपको कोई 2 सवाल होमवर्क में ऐसे ही दे दिए थे, शुगर लगाया था। कितने बच्चों ने इंट्रो पढ़ी हुई है? जरा हाथ खड़ा करें ना। इंट्रो सब नहीं पढ़ी हुई है, क्योंकि इस क्लास में मैंने किसी को छोड़ा नहीं था जो इंट्रो ना पढ़े हुए अदर बैठा हो, उनके लिए दूसरी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इतनी मैं एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये वही सवाल थे, IK अपने वही चैप्टर एज इट इज उठाकर यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये वही सवाल थे जिनसे आप उस वक्त भी गुजरे थे। टाइमथी एंटरप्राइजेस था एक, याद होगा आपको, और स्काई एंटरप्राइजेस। तो ठीक है, इंशाल्लाह ये सवाल हम लाजमी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी गपशप लगा लें, थोड़ी रिवीजन कर लें। माना कि आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि चैप्टर है और मुझे यूँ लगता है कि शायद स्क्रैच से ही बात पढ़ानी पड़ेगी। हाँ, पर इतना ज़रूर है कि थोड़ा क्विकली आप चीज़ों को ग्रैब कर लेंगे, बस ये फ़ायदा होगा, ठीक है ना? तो क्विकली हम बात करते हैं, सस्पेंस के कॉन्सेप्ट तक पहुँचते हैं, और उसके बाद फिर कोई ना कोई सवाल जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, और सही है ना? तो रेक्टिफिकेशन तो टेस्ट भी अब हो सकती है, यू नो। आज की क्लास के बाद ही आपका करेक्शन ऑफ एरर टेस्ट हो सकता है, इसलिए तो टेस्ट के अंदर मैंने सिलेबस ये लिखा हो। लेक्चर के बाद टेस्ट देना, आज भी आप दे सकते हैं, आज थोड़ी टेस्ट है, टेस्ट तो कल है, ठीक है ना? ओके, हाँ यार वो लेकर आए थे, मैंने भगा दिया था। वो सुबह वाली क्लास में होंगे फिर। अच्छा जी, बच्चे बता रहे हैं, अंकल बच्चे बता रहे हैं। अच्छा जी, सुने भाई, करेक्शन ऑफ एरर बड़ा आसान टॉपिक था, आपको याद होगा। वजह सिर्फ ये थी उसको एंड पे करने की कि सारे टॉपिक्स का वो मिक्सचर होता है। अब आप को मैंने फिक्स एसिड एंड एडिशन तो करा दिया, ठीक है, और कुछ जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है वो बैड डाउटफुल डेट अक्सर हो जाता है। तो जब उसकी कोई एडजस्टमेंट आएगी सवाल में सामने, तो मैं उसकी थोड़ी सी रिवीजन भी आपको करवा दूंगा, पर वो रिवीजन होगी 20-25 मिनट के अंदर, ठीक है? ऐसी एक्रूअल की अगर कोई बात आ जाती है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसकी भी जो है वो 15-20 मिनट के अंदर रिवीजन हम कर लेंगे। अब वो काम तो नहीं हो सकता, इंट्रो प्लस R1 वाले बच्चों ने 2.5 से 3 दिन एक्रूअल पे लगा दिए, तो वो आपको सहूलत मैसर नहीं है ना। आप पीछे 6 महीने लगा के आ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा तो आपको भी हो, ठीक है ना? जैसे उनको मैंने कहा 15 फरवरी तक तुम लोगों का सिलेबस खत्म होगा, आप लोगों का तो नहीं होगा ना 15 तक, आपका तो इंशाल्लाह 31 के आसपास ±1-2 हो जाएगा खत्म, क्योंकि हम आराम से पढ़ते जा रहे हैं रिलैक्स होकर। मैंने आपको बताया था कि 40 नंबर तैयार कर लिए हमने, और तकरीबन 40 के आसपास ही लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, तो हम बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं इंशाल्लाह। हाँ, आप कहोगे जी वो 100 नंबर तो 100 लेक्चर होंगे, नहीं ऐसी बात नहीं, आपको पता है 110 के आसपास लेक्चर होते हैं, तो ये प्लस माइनस थोड़ा बहुत चल रहा होता है। तो हम आराम से चल रहे हैं, ट्रैक पे चल रहे हैं, कोई तेज़ी नहीं है, हमें कोई रश नहीं है, ठीक है ना? जब तक बात समझ नहीं आती हम नहीं आगे जाते, जब तक टॉपिक सही समझ नहीं आता हम आगे नहीं जाते, तो कोई जल्दी थोड़ा ही हमें, ठीक है? खुला टाइम है हमारे पास, ओके, वेले हैं हम लोग। अच्छा जी, FAR 1 में आप आ गए, इंट्रो से गिफ्ट आया आपके पास ये करेक्शन ऑफ एरर। वैसे तो सारी इंट्रो ही यहाँ पर है, FAR 2 में जाके तो और शिद्दत से आपको हिट करेगी इंट्रो, लेकिन आपको बहुत फायदा होगा उस पढ़े हुए का जो उस्ताद की बात मानते हुए जस्ट कुछ बच्चों ने पढ़ लिया था, ठीक है ना? अच्छा, बहरहाल ये गिफ्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये टॉपिक एग्जाम लेवल पे तैयार किया हुआ है ऑलरेडी पिछले सेशन में, अब दोबारा ही वो करना है, तो फिर उससे फायदा ही होगा, एक टॉपिक जो है वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, करेक्शन ऑफ एरर तो सीख ही लेंगे, तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन 2-4 बातें ज़रा इंपॉर्टेंट पहले स्टार्ट में कर लें। कुछ एरर्स ऐसे थे जिन एरर्स को ट्रायल के फेस से ट्रेस करना मुश्किल होता था, ठीक है? जिन एरर्स को कहा जाता था एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर था। 5 से 6 भी बुक के अंदर लिखा हुआ है, वो मैं बता देता हूँ। वो चूंकि दोनों तरफ जा सकता है, इसलिए मैंने उसको उस तरह से नहीं 5 के अंदर पढ़ाया हुआ, ना IK सॉल्यूशंस के अंदर वो लिखता है। बहरहाल उनको जरा रिवाइज कर लेते हैं, और वजह मैं बाद में बताता हूँ कि क्यों उसको ट्रायल से फेस नहीं किया जा सकता। एरर ऑफ ओमिशन, आप बुक्स ना ओपन करें, यहीं से देखते चलें, बुक्स आपके सामने, ठीक है ना? समझे, बुक्स आपके सामने। अच्छा,
ओके अच्छा जी, ओमिट कर देना, कोई चीज सिरे से एंट्री लिखी ही नहीं, ठीक है ना। आपने चाय बनाई, चीनी डालना ही भूल गए, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। ज्यादा डल गई, कम डल गई, ये बात नहीं हो रही, चीनी डाली नहीं, फीकी चाय बना दिया आपने, ठीक है। तो क्या किया, एक काम करना था, सिरे से हुआ ही नहीं, ठीक है। अब एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर उमर फॉर 3700 ऑन क्रेडिट एंड अकाउंटेंट ओमिटेड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। होना क्या चाहिए था, बोलो, होना क्या चाहिए था, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर उमर, डेटर उमर, ठीक है। एंट्री करनी चाहिए थी डेटर उमर डेबिट सेल्स क्रेडिट 3700 से, लेकिन बदकिस्मती से चीनी डालना ही, ये चीनी थी, ठीक है, चीनी डालना ही भूल गए। शुगर थी, हाँ जी, तो डाल देते ओके। बातें याद हैं, आप इंटर वाली बातें भी याद हैं अभी तक हैं, अच्छा चलो अच्छी बात है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, तो कर लो, तवा लगा दे मेरा है ओके जी। डेटर उमर डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से 3700। अच्छा कैसे रिलैक्स हो गया ना ये टॉपिक, वैसे इसको देखो भाई को, दोनों को यूं करके बैठे हैं, ठहरो, गिरा लगा के बैठे हैं, जैसे पता नहीं क्या है, बना घर आ जाता है जैसे। तो भाई उधर भी आप लोगों को इस टॉपिक की समझ नहीं आती थी, समझ आइए अच्छा ओके, ये बात समझ आइए। अब ये क्या है भाई, एरर ऑफ ओमिशन। ये क्या है जी, एरर ऑफ ओमिशन। क्या मतलब, ऐसे लिख दूं, यहां पे लिख दूं, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिट ही कर दिया हमने, क्या हुआ जी, ओमिट ही कर दिया। अब मैं ही कह रहा था कि ये वो एरर्स हैं जो ट्रायल के मुंह से नहीं पकड़े जाते। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आपने बेसिक्स याद होंगी, देखा था डबल एंट्री होती है, लेजर्स वजूद में आते हैं, क्लोजिंग निकल के ट्रायल में आ जाते हैं, ठीक है। अब जिन भी एंट्रीज के अंदर, गलत एंट्रीज के अंदर डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा ना, जिन भी रॉन्ग एंट्रीज में डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा ना, ट्रायल के फेस से कोई फर्क पता नहीं लगेगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो बराबर है। किसी गलत हेड को भी आपने डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया तो अल्टीमेटली बैलेंस होकर फिगर जो ट्रायल में आएगी उसमें तो डेबिट और क्रेडिट बराबर। बहरहाल रॉन्ग एंट्री में अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर है ना, तो ट्रायल के फेस से ये पकड़े जाने वाला एरर नहीं। अब यहां पे तो डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, यहां पे डेबिट क्रेडिट है ही नहीं, तो ना होना भी तो बराबरी है, ना कुछ डेबिट हुआ ना कुछ क्रेडिट हुआ, तो ये भी क्या है, ये भी डेबिट क्रेडिट बराबर ही है, समझो, डेबिट भी जीरो क्रेडिट भी जीरो, बराबर ही हुआ ना, ठीक है। तो ये ट्रायल के फेस से पकड़ा जाने वाला एरर नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला होता है जी एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन किसे कहते हैं जी, मैं एग्जांपल यही वाली पढ़ देता हूं। रेंट पेड ऑफ 5700, ये लिखी हुई है एग्जांपल, रेंट पेड ऑफ 5700 हैड रॉन्गली बीन डेबिटेड टू प्रिपेयर अकाउंट। भाई देखो इधर होना क्या चाहिए था, रेंट होना चाहिए था, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से 5700 से। वो पिछली क्लास में इंट्रो में तो मैं आपको साथ साथ एग्जांपल्स लिखवाता था, स्टेप बाय स्टेप चलते थे। अब थोड़ा सा जरा एग्जांपल लिखाई जरा, ये इतना सही बस जल्दी होती है, और क्या होता है, पढ़ाना तो सारा ही पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है मेरे नूरों का। तो अच्छा, तो ये रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या हो गया, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश कितने से। अब देखो रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर है, ठीक है। अच्छा अब ये एरर क्या है, देखो एक होता है मेन हेड, मेन हेड होते थे 5, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। अब एक्सपेंस के आगे सब हेड्स होते थे, जितनी तरह के एक्सपेंस हैं, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये सब क्या है, एक्सपेंस। अब अगर मेन हेड सही है, यानी एक्सपेंस ही था और एक्सपेंस ही रिकॉर्ड हुआ, लेकिन सब हेड क्या मतलब रेंट की बजाय रिपेयर कह दिया, तो डेबिट कोई एक्सपेंस ही होना था, डेबिट कोई और एक्सपेंस हो गया। गलती तो है लेकिन मेन हेड की गलती नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस पे इसका कोई असर। बात छोड़ी, इस बात को ऐसे ना देखें, तो अगर कोई सब हेड की गलती हो, ये कौन सी गलती है जी, तो इसको कहा जाता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, ओके। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है जी, सब हेड की गलती। क्या है ये, क्या है जी, सब हेड की गलती।
इस तरह से हम याद किया करते होंगे, सब हेड की गलती। ठीक है, तो भाई आसान काम, याद आ रहा है? रेक्टिफिकेशन, ओरिजिनल और रॉन्ग से सवाल करते थे, याद है? रिपेयर रेंट एक्सपेंस डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कर लो। ऐसे कह रहे थे तुम भी थोड़ी देर पहले। डन जी, 5700। कैश क्रेडिट ये हो गया, कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट हो गया, होना चाहिए था, तो सही करने के लिए क्या करो? क्रेडिट कर लो, मसला क्या है? लो जी, रेक्टिफिकेशन स्टार्ट हो गई और एंड भी हो गई थोड़ी देर में। फिर प्रैक्टिस करेंगे ना 2-3 दिन तो, और जो जरूरत पड़ेगी कुछ रिवीजन की वो करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, बैड डाउटफुल डेट में मसला आएगा, नहीं 20 मिनट से बाद काबू में आएगी तो दिन लगा लेंगे, हमें क्या है, खुला टाइम है, आपको पता है हमारे। ओके, सही है जी। एरर ऑफ कमीशन क्या है? इन दिस एरर इफेक्ट इज गिवन टू रॉन्ग अकाउंटिंग हेड रिलेटिंग टू करेक्ट मेन हेड। अकाउंटिंग हेड जो है ना, अकाउंटिंग हेड वो था रेंट, लेकिन हिट कर दिया उसको हमने रिपेयर में, लेकिन मेन हेड क्या है? एक्सपेंस ही था, एक्सपेंस में किसी गलत जगह रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, सही है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल नजर आ रही है ना सबको? नहीं तो किताब में तो आ ही जाएगी। बहरहाल ये नजर आ रही है सबको, मैं बोल देता हूं, वैसे भी नजर आना ना भी यार समझ आती है आपको, हमारे नजर आ रही है ना? ओके, ये एग्जांपल मैं सोल्यूशन जरा छुपा लेता हूं क्योंकि सोल्यूशन हम खुद बना रहे हैं, ये वही सोल्यूशन ही बना हुआ है, हर एक का अलग अलग, हम वहां सोल्यूशन ही बना रहे हैं। ओके, अच्छा जी। फिर रेंट पेड 1700 रॉन्गली डेबिट कर दिया फर्नीचर को, होना चाहिए था रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कितना? 1700 से, लेकिन कर दिया फर्नीचर। फर्नीचर तो फिक्स एसेट होता है, फर्नीचर डेबिट कैश। यार थोड़ी सी जगह भी रखनी थी नाम लिखने के लिए यार, क्या हो गया यार? फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 1700 से। हाँ भाई, मसला है, एक तो गलती की, ऊपर से मेन हेड की गलती कर दी। ये बड़ा आपको पता है लंबा चौड़ा जो है ना एरर बन गया है। क्या मतलब? एसिड हिल जाए तो आपको पता है साथ डेफिनेशन में मुसीबत डाल देनी होती है। ठीक है ना? तो भाई एक क्या था? एक एक्सपेंस था। क्या था? एक्सपेंस था, उसको ही क्या कर दिया? एसिड बना दिया गलती से। तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वायलेशन होगी। एसिड है ही नहीं भाई, एक्सपेंस है, एसिड बना रहे हो, डेफिसिट करोगे, फिर क्या कर रहे हो यार? प्रिंसिपल का ही एरर कर दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जी। अब ये क्या है जी? ये क्या है जी? मेन हेड की गलती। क्या कर दी हमने? मेन हेड की गलती लिखा है मैंने, समझना है तो मैं बोल तो रहा हूं ना, कान तो काम करते हैं ना। मेन हेड की गलती। अब जनाब ये देखें, करना था रेंट एक्सपेंस को डेबिट, नहीं हुआ तो कर लो डेबिट, रेंट एक्सपेंस 1700। कैश क्रेडिट करना था, कर दिया गलती में ही सही, चलो फिर कुछ ना करेंगे, गलती में कभी कोई सही काम हो जाते हैं। ठीक है। और फर्नीचर डेबिट करना था, नहीं करना था, गलत डेबिट हुआ, रॉन्ग हुआ, ये तो सही कर दो भाई, क्रेडिट कर दो फर्नीचर को, फर्नीचर चुरे। अच्छा जी, ओके। अगली बात सुनो, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट लेते अगर इंफॉर्मेशन होती तो रेट दे देता, लाइफ दे देता, कोई बात बताए तो सवाल के अंदर डेफिनेशन का इंपैक्ट लेंगे। सवाल इतना सही हो जितना हमारा सवाल है, तो पता है आपको डेफिनेशन का इंपैक्ट होना है, लेकिन उसको करेंगे कुछ नहीं। ठीक है, सही है। चल नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या जी? एरर ऑफ मतलब एंट्री करनी थी क्रेडिट परचेज ऑफ 779, रिकॉर्ड कर दिया उसको 797 इन बोथ अकाउंट्स। इन गौर कर रहे हैं, रॉन्ग एंट्रीज के अंदर डेबिट क्रेडिट बराबर है 0 0 57 57 17। तो ये वो लिस्ट चल रही है कि जो एरर्स ट्रायल के फेज से पकड़ में, अभी आपको बताऊंगा ट्रायल के फेज से कौन सा एरर पकड़ा जाता है, ट्रायल का फेज देखते ही कौन सा एरर पकड़ा जाता है, अभी बताता हूं आपको। ठीक है, ओके। उसके बाद ये एग्जाम्पल, क्रेडिट परचेज ऑफ 779, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट कितना जी? 779। क्रेडिट परचेजेस ऑफ 779, ये रिकॉर्ड होना था, ओरिजिनल एंट्री ये थी। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं जी कि ओरिजिनल एंट्री ही गलत, एंट्री ही गलत ओरिजिनली रिकॉर्ड हो गई। क्या कर दिया?
was recorded in both accounts as 797. तो परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट कर दिए। ये गलतियां नॉर्मली हो भी जाती हैं आम बंदे से, ठीक है ना। अगेन वही मसला किया, जैसे मैंने ये गलती कर दी, ऊपर लिखना नहीं था। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट कर दिए 797 से। नाउ दिस इज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या है जी? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एंट्री ही ओरिजिनली क्या कर दी? गलत। लेकिन लकीली या अनलकीली कहे, ठीक है, डेबिट क्रेडिट बराबर है, तो ट्रायल के फेस से नजर नहीं आना। इसमें सही करना है तो क्या करोगे? क्योंकि जी परचेज डेबिट करना था 77 से, 77 से क्रेडिट करना था 79 से कर दिया, यानी ज्यादा डेबिट कर दिया। सही करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो परचेजेस तो हो जाएगी क्रेडिट। इधर देखो 797 से डेबिट कर गए हो, करना था 779 से, तो 18 से ज्यादा डेबिट कर गए थे, क्रेडिट कर दो। और क्रेडिटर भी 18 से ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो सही करने के लिए डेबिट कर दो। याद आ रही हैं बातें? यादें माजी अजाब नहीं है यहाँ पे। दुआ किया करो अल्लाह हाफजा ना छीने मुझसे, हिफाजत किया करें नजरों की, पढ़ा करें कुरान पाक, मिसवाक किया करें, हादसा बढ़ता है इन बातों से। ओके जी, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो गया। कंपनसेटिंग एरर, ठीक है जी, इसकी कोई एग्जांपल नहीं है, ठीक है, मैंने इसकी एग्जांपल इंटर बार करवाई थी। कोई ना कोई कंपनसेटिंग एरर इसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे वो कहे जी कि सेल जो थी वो थी, क्रेडिट सेल जो थी वो थी 100 रुपये की, ठीक है। अब एंट्री होनी चाहिए थी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, उसको गलती से हमने क्रेडिट परचेज समझ लिया और एंट्री कर दी परचेज डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, तो कंपनसेटिंग एरर बन गया ना। ये एग्जांपल बना लें, चलो एग्जांपल अपनी बना लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं करें सही कोई काम, फीस नहीं भरी आपने ली नहीं है फीस, फिलहाल किया करें। एग्जांपल, आ क्रेडिट सेल ऑफ ₹100 was wrongly recorded as क्रेडिट परचेज। अब मैंने खुद बनाई है ये एग्जांपल, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब भी यही है फिर कि क्रेडिट परचेज थी, क्या क्रेडिट सेल थी, यानी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट होना था 100 से, उसको रिकॉर्ड कर लिया एज क्रेडिट परचेज। मतलब पूरी बात ही मैं ये कह रहा हूँ, गलती क्या हुई है कि हमने परचेज डेबिट क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। हाँ, ये मैंने खुद बनाई एग्जाम्पल, तो मेरी मर्जी, अब मैं जो कहूँ, ठीक है। हाँ भैया देखो, एंट्री थी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 100 से कर दो, लेकिन गलती से कर गए परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, लेकिन 100 से। ये लिखा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ बस, इसलिए लिखा हुआ, लिख देना चाहिए था विद सेम अमाउंट, बहरहाल लिखा हुआ, क्या बोल जो रहा हूँ। अब देखो कंपनसेटिंग एरर क्यों कह रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट तो बहरहाल हो गई ना चीज़ें, ठीक है। एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, अब सही करने के लिए ओरिजिनल एंट्री करनी पड़ेगी और रॉन्ग वाली को उल्टाना पड़ेगा। ये इस तरह का एरर हुआ है, ठीक है ना। यानी कि डेटर डेबिट इकट्ठी करनी, अलग अलग करनी, आपकी मर्जी है। डेटर डेबिट 100 से, यहीं पर सेल क्रेडिट करके अगली एंट्री दोबारा अलग कर लो। मैं तो कहता हूँ इधर इकट्ठा ऐसे भी कर देते थे। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 100 से, ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, होना चाहिए था, नहीं हुआ। इधर देखो, ये जो हुआ गलत हुआ, परचेज डेबिट क्रेडिट गलत है, तो रिवर्स करो इसको। तो क्रेडिटर डेबिट 100 से और परचेजेस क्रेडिट 100 से, ठीक है जी, सही है। दिस इज रिपीट हुआ पड़ा, देख लो, एंट्री होगी कंपनसेटिंग एरर। इसमें क्या रिपीट करने वाली बात है, जरा ये बता दो, फिर मैं रिपीट कर देता हूं। एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लो। ठीक है, फिर ये एंट्री रॉन्ग है, सारी की सारी एंट्री रॉन्ग है, इसको रिवर्स कर दो। क्रेडिट डेबिट परचेजेस क्रेडिट 100, ये किया था मैंने, बस इकट्ठा कर दिया था, माजरत। ठीक है जी। अब एक किताब के अंदर एरर लिखा हुआ है, उसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। क्या कहते हैं जी? ट्रांसपोजिशन एरर ये होता है, जैसे यहाँ पे था ना ये 797, इसको 779 था, इसको 797 लिख दिया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन एरर, दिस इज कॉल्ड। लेकिन मैं इसको इस लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहूँगा। ये जो लिस्ट हमने बनाई है ना, ये लिस्ट, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री और कंपनसेटिंग एरर, इन लिस्ट में शामिल इसलिए नहीं कर रहा कि देखो ये आया तो पड़ा है यहाँ पे,
लेकिन अगर यही वाली बात ऐसे हो जाए कि परचेज में 779 लिख दे और क्रेडिटर में 797 लिख दे, तो यही वाला एरर कौन सा बन जाएगा जिसमें डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होते। बहरहाल इसको इस लिस्ट से बाहर ही रखो, इसलिए कह रहा हूँ, वो अलग ही समझ लेते हैं। तो बात कहने का मकसद ये है कि ये 5 एरर्स ऐसे हैं, सवाल ICAP ने 1-2 बार इसका पूछा भी हुआ है, 2-2, 3-3 नंबर का, कि वो कौन कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल के फेज से पकड़ में नहीं आते। तो उन 5 एरर्स को सिर्फ लिस्ट डाउन करने के 2 या 3 नंबर थे, और वो ये 5 हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये 2 से 3 नंबर का 2-3 बार आया हुआ है सवाल, जस्ट ये पूछा हुआ है ICAP ने, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये क्यों नहीं नजर आते, तो उसकी वजह ये है कि इन सारे एरर्स में रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है जी। ले जी, आज की एग्जांपल 1 करते हैं। इंट्रो इज ओवर, वहाँ पे तो एक ट्रांजैक्शन से समझाता था, वहाँ से तो एक हम करते थे जी, कैपिटल लाया और एक सेल की, बस। यहाँ पे 3-4 चीज़ें और भी लिखी हुई, कोई मसला नहीं है, आपका इतना लेवल तो है ही सही कि आप इसको कर सकें। तो ये एग्जाम्पल करते हैं। पेज नंबर कौन सा है बता दो यार? 147। Okay. Following trial balance is extracted from the books of Mr. Yasir for year ended 30 जून 11। और ये पूरा ट्रायल है जी, ठीक है, या एक्सट्रैक्ट्स हैं पता नहीं, क्योंकि मुझे तो एक्सट्रैक्ट्स ही लग रहे हैं। इसमें कैपिटल, हाँ है कैपिटल, पूरा ट्रायल है जी, ट्रायल पूरा है। लेकिन अगर आप और करें तो एंड पे ये टोटल्स मैच नहीं कर रहे। अब क्या करना पड़ेगा, देखिएगा इधर। अच्छा, आप देखें जी क्या करते हैं हम। मसला क्या है, ये डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है, तो ये पक्की बात है कि कोई ऐसा एरर हुआ है, कोई ऐसी रॉन्ग एंट्री हुई है जिसमें डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं था। वरना तो हम देख कर आए हैं, अगर डेबिट क्रेडिट बराबर हो तो ट्रायल के फेस से वो पकड़ में कैसे आ सकता है जब डेबिट और क्रेडिट जो है वो सेम हो। तो गलती दोनों तरफ ही सेम हो जाती है ना, ठीक है। एक तरफ एक चीज़ इतने से बड़ी, दूसरे उतनी कम होगी, डबल एंट्री सिस्टम है, कोई पता ही नहीं लगा। तो ये कोई ज़रूर ऐसा एरर होगा कि जिसमें डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो। लेकिन ये डेबिट क्रेडिट जो बराबर ना होना है, मतलब डेबिट क्रेडिट एंट्री बराबर ना होना है, जिस वजह से ट्रायल में बैलेंस नहीं हो रही दोनों साइड्स, ये सवाल ही आपको बताया करेगा कि गलती क्या हुई है। लेकिन उससे पहले हम क्या किया करेंगे, उससे पहले हमने ये करना है कि हमने जो डिफरेंस है वो किस तरफ आ रहा है ज़रा बताओ। ये मैं रेड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ जी, रेड कर रहा हूँ सारी राइटिंग को। ओके, क्या करेंगे भाई, देखो दोनों साइड्स बराबर नहीं है, दोनों साइड्स बराबर नहीं है। कितना फ़र्क है ज़रा बताओ कैलकुलेटर पे जी। 131,500, ये इस तरफ लिखा, बोलो। जब ये इस तरफ लिखा तो हमारे पास अब ये फिगर भी कितनी आ गई, 342,500। लेकिन भाई ये हमने मैं रेड इसलिए कर रहा हूं कि ये हमने खुद इसको बनाया। ये 131 इस तरफ डाल के बैलेंस कर दिया हमने, याद आ रहा है कुछ कुछ। ये जब बैलेंस किया तो फिर अब पता नहीं है ये क्या है, तो यहां पे हमने लिख दिया सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। ये पता नहीं जी, सस्पेंस क्रिएट हो गया कि पता नहीं ये क्यों फर्क पड़ा, पता नहीं ट्रायल में ये क्रेडिट साइड कम क्यों आ रही थी, डेबिट हैवियर क्यों है, पता नहीं, लेकिन ये काम हमने कर दिया, ठीक है। अब ये ऐसा ट्रायल जो होता है ना, ये निकम्मे अकाउंटेंट्स का होता है। जो काम के अकाउंटेंट होते हैं ना, उनके ट्रायल में सस्पेंस नहीं आता। और जब किसी काम के अकाउंटेंट के हत्थे ये चढ़ जाए और उसको बता दीजिए कि ये एरर है, तो वो सही कर देता है, उस एरर को रेक्टिफाई करता है, और ऐसे रेक्टिफाई करता है कि फिर अगेन ट्रायल ही दोबारा बना दो ना, उसमें वो गलती नहीं होगी। इनकम स्टेटमेंट बनाओ चाहे बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है, ये मिटा दूं। अच्छा, अब जब हमने ये ट्रायल देखा, ये ट्रायल मैंने खुद बनाया, ठीक है ना, ट्रायल में फर्क देखकर ये सीन क्रिएट करना ही पड़ता है आपको। ये रेड नजर आ रहा है सबको नजर आ रहा है, समझ आइए क्या हुआ है। ये 131,500 कहां से है पता लगा है, ये खुद लिखा है भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपसे कैलकुलेट कराया। जो फर्क है, जिस तरफ कमी थी उधर डाल के दोनों साइड को बैलेंस किया और लिख दिया सस्पेंस अकाउंट। अब इस सस्पेंस को हमने गायब करना है। अब सवाल ने हमें बताया आगे ट्रायल के बाद, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 131 हैज बीन करेक्टली पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। रुक जाओ जरा,
पहले ओरिजिनल एंट्री कर लेते हैं। ओरिजिनल एंट्री होना क्या चाहिए था, क्रेडिट परचेज है ना, मतलब एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेज डेबिट क्रेडिटर, क्रेडिट कितने से 131,500 से, ये होना चाहिए था। अब वो कहता क्या, गलती क्या हुई है, गलती क्या हुई है, कहता है was has been correctly posted to purchases। ओके, यानी रॉन्ग में भी कुछ सही हुआ, यानी परचेजेज हो गई डेबिट 131,500 से, बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू क्रेडिटर अकाउंट। लेकिन अगला कुछ काम हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं भाई, ठीक है, बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू। वो कह रहा है पोस्ट नहीं किया क्रेडिटर में, तो क्या अज्यूम करें, कहीं और पोस्ट कर दिया, खुद से अज्यूम किए जाए, ऐसे थोड़े खुद से अज्यूम करेंगे। सवाल कहेगा कि हैज बीन पोस्टेड टू डेटर अकाउंट, मैं कहता अच्छा ठीक है जी गलती होगी, डेटर अकाउंट में भेज दिया। सवाल कहता है जी पोस्टेड टू मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट, कुछ भी कह देता, हम वो बात मान लेते हैं, लेकिन अभी क्या है सवाल, खामोश है। खामोश क्या, बल्कि वो कह रहा है कि उसमें पोस्ट नहीं किया क्रेडिटर अकाउंट में, तो फिर कहीं भी पोस्ट नहीं किया इसका मतलब, ठीक है जी। तो ये हमारी रॉन्ग एंट्री है, ये आपको लग रहा होगा एंट्री एंड होगी। तो बहरहाल मैंने ये लिखा है कि यहाँ पे कुछ भी जो है वो क्रेडिट नहीं किया गया, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो, परचेज डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। क्रेडिटर क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, तो कर लो। अब मसला ये है कि यहां पर आके हम स्टक हो गए, क्रेडिटर क्रेडिट नहीं हुआ था, क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया, ये गलती तो सही हो गई, लेकिन अब डेबिट किसको करें, परचेज और डेबिट हुई पड़ी है ऑलरेडी, वो तो डबल डेबिट हो जाएगी। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया करते हैं, ठीक है, 131,500, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको रेक्टिफिकेशन सिखा दी इसकी। अब बचपन में जिन लोगों ने फाइनल अकाउंट तक हिम्मत करके पढ़ा था, तो ट्रायल के फेस पर ही सस्पेंस को उड़ा दिया करते थे, ठीक है ना। क्यों, देखो ये क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है 131, क्या मतलब, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। जब इसको रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट किया तो क्रेडिट डेबिट होकर जीरो हो गया ना, और बोलो फेस पे ही कर दिया करते थे। लेकिन चलो अभी चूंकि फिर जरा रिवीजन है, कुछ शक्लें ऐसे बन गई, फेस पे होने लगा, नहीं फेस पे नहीं, अपने फेस सही कर लो, मैं सस्पेंस अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट बना करेगा हमारा, मैं वर्किंग मान, पता नहीं वर्किंग मान क्या, ओह अच्छा सब कुछ ही है, वाह 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 वाह, ये है जनाब प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। ये देखो, ये है रिक्वायरमेंट नंबर ए, ये रिक्वायरमेंट ए थी सिर्फ ये, ओके, ये कोई नहीं है रिक्वायरमेंट, ये तो बानी ये कर सकेगा कोई तो कर ले। रिक्वायरमेंट बी क्या है, सस्पेंस अकाउंट बनाओ, बिस्मिल्लाह बना लेते हैं, तो वैसे ही बनाने लगे थे, आपने रिक्वायर कर लिया तो हम आपके मशकूर हैं। और सस्पेंस ओके, क्या हो गया, आपको ही कुछ हो गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, अब ये देखो, ये देखो, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस ट्रायल में किस तरह शो कर रहा है, तो जो इधर जिस तरह पड़ा हो ना बैलेंस, यहां पर ऐसे लिख दिया करेंगे एज पर ट्रायल, कितना जी 131। और देखो ना, अगर मिसाल के तौर पे आप ये 100 लेजर में लिखना चाहें तो किस तरफ लिखेंगे, लेजर ओपन करके डेबिट साइड पे लिखेंगे ना, और बोलो प्लान डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अक्यूमुलेशन आ रहा हो तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो ये ऐसे ही है, ये एक अकाउंट है जिसका बैलेंस आ रहा है 131 किस तरफ, क्रेडिट साइड पे, तो आप उसको एज पर ट्रायल या अनएडजस्टेड क्रेडिट जो भी लिखना चाहें लिखेंगे तो क्रेडिट साइड पे। तो बोलो ये समझ आया, ट्रायल उठा के यहां ले आए। अब हमारी जादुई एंट्री आई और उसने आकर कहा सस्पेंस डेबिट हो जा, सस्पेंस, और ट्रांसपोजिशन एरर हो गया 131,500 को 135,100 लिखने लगा था, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन एरर, ये बताना चाह रहा था आपको। ओके जी, 131,500 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये देखो मैं एक वैसे ही एडिशनल अकाउंट बना रहा हूं, बनाया नहीं करेंगे आप तो बड़े हो गए हैं, क्रेडिटर, हाँ जी, एंट्री देखो सस्पेंस अकाउंट, ऐसे कैसे रेड से करेंगे एंट्री, ये तो एंट्री रेड से होनी चाहिए जी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, वेला हो गया, बैठो मैं इंट्रो वाली चीज पढ़ा, बड़ा रिलैक्स हो गया। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और मतलब मैं तो FR 1 भी पढ़ा ही रहा था, लेकिन आपको पहली बार ये चीज नहीं ना पढ़ने में आ रही, आपने पहले देखी, तो आप बड़े रिलैक्स चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे, बड़े खुश, ठीक है ना। तो आपकी ये रिलैक्स चेहरे देख के मैं खुद ब खुद ही खुश हो जाता हूँ। सस्पेंस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा आपने, सस्पेंस, थोड़ा सा इधर लिख लो यार माजरत के साथ, ठीक है, चलो। अच्छा अब भाई क्रेडिटर, इधर देखो, मैं तो यूं कहता हूं कि क्रेडिटर जो नजर आ रहे थे कितने, 17,000, ऐसे ही नहीं बेचारे इतने थोड़े नजर आ रहे थे, असल में एक एंट्री नहीं हुई थी। बहरहाल ट्रायल में जो क्रेडिटर्स पड़े हैं उनको यहां ले आओ, इसको आप एज पर ट्रायल भी लिख सकते हो, आपको याद ही होगा, आप इसको अनएडजस्टेड कैरी डाउन भी लिख सकते हो, कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं। अनएडजस्टेड कैरी डाउन वो BRS के अंदर, अनएडजस्टेड कैश बुक पे, डेटर कंट्रोल में अनएडजस्टेड डेटर्स, ये सारे होते थे। जो गलत पड़ा हुआ है बैलेंस उसको रीओपन कर लो, उसको ओपनिंग नहीं कह सकते, ये क्लोजिंग डेट के बैलेंसेस हैं, ये क्लोजिंग बैलेंसेस, यहां मैं ब्रॉड डाउन नहीं लिख सकता। कैरी डाउन है
गलत है थोड़ा सा, तो अनएडजस्टेड कह के सही करके एडजस्टेड निकाल लो। यादें ताजा हो रही हैं? ओके, तो एज पर ट्रायल लिखो, चाहे अनएडजस्टेड कैरी डाउन लिख लो, मुझे दोनों पे कोई एतराज नहीं है, ठीक है, लेकिन कितना है ये सही लिखना, 17,000। डन जी? तो बोलो चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, क्लोजिंग निकालो, क्लोजिंग निकालो, सस्पेंस का क्लोजिंग बैलेंस बता दो। सस्पेंस का बैलेंस ही कोई नहीं बेचारे का बचा, बेचारा। और ये क्लोजिंग अब एडजस्टेड है, अब ये क्या है, एडजस्टेड है, कितना, 148,500, और ये एडजस्टेड बैलेंस बन गया। अब उसने सवाल में ट्रायल एडजस्टेड मांग लिया, मतलब ट्रायल बैलेंस मांग लिया है, तो भाई बना लेना ना। अब इधर देखो, ये 100 ऐसे ही आना है, 120 ऐसे ही आना है, स्टॉक इन ट्रेड ऐसे ही आना है, मैं यहीं पे बना देता हूं इसी को, ठीक है ना। अभी देखना सवाल ही बदल देता हूं। उसके बाद डेटर ऐसे ही आना है, बैंक ऐसे ही आना है, क्रेडिटर ये नहीं आना। क्रेडिटर क्या आ जाएगा, अब एडजस्टेड आ जाएगा। क्रेडिटर्स कौन से आएंगे जी, एडजस्टेड। ओके, कितने, इधर लिख लो जरा ऐसे करके, 148,500, ये ऐसे ही आएगा, और ये अब नहीं नजर आ रहा। किधर गया, क्रेडिट पड़ा था ना, क्रेडिट बैलेंस पड़ा था ना, क्रेडिट पड़ा था ना इधर, क्रेडिट बोलो, क्रेडिट पड़ा था ना, डेबिट हुआ मतलब माइनस होकर कितना बच गया, 0। अब जरा चेक करो, 148,500 प्लस 194 कितना बनता है, चेक करो। नहीं ठीक है, नहीं कैलकुलेटर में चेक करो, ठीक है, बातें बते नहीं आज तुम किया, फिर करो, जब मैं कह रहा हूं कर लो ना यार। सही हो गया, यस हो गया काम, डन, ओके। ये कुछ नोट करना है तो कर लें, ये रिक्वायरमेंट सी है मेरी, ओके। ये जिसमें सस्पेंस नहीं आ रहा, वैसे तो ओरिजिनल सवाल में भी नहीं आ रहा था, मैंने जबरदस्ती डाला है, ठीक है ना, एक रो इंसर्ट करके, ओरिजिनल सवाल में तो नहीं था ये, ठीक है। अच्छा, जब वो बच्चों वाले सवाल नहीं करेंगे हम, जो डायरेक्ट बड़े बड़े सवाल थे ना 3-4, वही हमने करने हैं। वो सिब्बी वाला हो गया, टाइमथी हो गया, कि ऐसे बड़े बड़े ना 3-4 सवाल। नलतर वाला तो आपको नहीं करवाना ना, वो तो आप, वो क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स तो है नहीं सिलेबस में, ये बात भी है ना। लेकिन हो सकता है वो इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर बैलेंस शीट गलत दे दे, और क्या करो, बैलेंस शीट सही तो क्या करोगे, ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे सवाल है मौजूद, मैंने कहा ये वही सवाल है, इंशाल्लाह आपको, आप ऐसे ना, आप ताज़ा दम हो जाएंगे इन सवालों को देखा, आप कहेंगे वाह वाह, क्या कहेंगे, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ओके, दुनिया में जन्नत के मजे आ रहे हैं, करेक्शन ऑफ एरर पढ़ के आए थे, फिर आ गया सिलेबस में, जैसे FAR 2 वाले आज इस दफा कहेंगे वाह वाह, IFRS 15 पढ़ के आए थे, फिर आ गया। हाँ जी, चलें आगे, हैं IAS 18, हाँ यार, ये उनको वाकई बहुत बड़ा लॉस है, मैं सचमुच कह रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है, और वो मिस कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो उनको वैसे हल्का फुल्का कहीं ना कहीं बताना भी पड़ जाता है, लेकिन वैसे वो बहुत बड़ा लॉस है। ओके भाई, ये देख लें, ट्रायल सब कुछ ऐसे ही किया था हमने भी, सस्पेंस अकाउंट सब ऐसे ही है जी, डन हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल 2 में लिखे होमवर्क, एग्जाम्पल 2 में लिखे होमवर्क, देखें बेसिक बात वही है, बेसिक बात वही है। इधर देखें, मसला क्या होगा, ट्रायल को देखते ही, आपको ट्रायल को देखते ही खुद नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको तो ट्रायल में खुद निकाल के डिफरेंस सस्पेंस दे देता है। उसको पता है कि बच्चे ने पर्चे में और कहाँ करना होता है, क्लोजिंग में बैलेंस सही आ रहे नहीं आ रहे, तो चला ही ना जाए कहीं पे, सीधा ही आगे, ठीक है ना। लेकिन ये मैं वही काम दोबारा करने लगा हूँ, देखिएगा जरा, वही काम दोबारा होने लगा है। ये दोनों में क्या है फर्क, दोनों बैलेंसेस में क्या है, किधर बैलेंस कम पड़ा है, डेबिट साइड पे। पिछले सवाल में किधर कम पड़ा था, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब कितना कम है, 5457 को इधर लिख दिया और नीचे कर दिया टोटल बराबर 537,957,0900। सही है भाई, डन हो गया, बराबर हो गए। इसके आगे आके लिखो सस्पेंस अकाउंट। क्या क्या चंदा थोड़ी देर पहले इधर ज्यादा ही था, दूसरी तरफ लिख दिया था ना। जी बच्चों, अच्छा आप देखो, एक ही एरर नहीं होता, मल्टीपल एरर्स मिलकर बैलेंस कुछ आ रहा है, लेकिन ये 5457 हो सकता है, गलती ना हो, कोई डेबिट गलत हुए हो, कोई क्रेडिट गलत हुए हो, और मिलाकर ये इम्पैक्ट आया पड़ा हो। तो ऐसी सिचुएशन आपको नजर आ रही है सवाल के अंदर। एक नजर पढ़ लेता हूँ, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको समझ ना आए। आप कहता है क्रेडिट परचेज ऑफ हैज बीन करेक्टली पोस्टेड टू परचेज बट हैज नॉट बीन। ओ यार, ये तो वही उठा के लिख दिया उन्होंने, जरा फिगर बदल दी। यस, ये एडजस्टमेंट होगी आपकी।
सेल अकाउंट हैज बीन अंडर कास्टेड बाय 3000, कास्टिंग एरर्स हम सस्पेंस में ही डाला करते थे, सोल्यूशन मौजूद है। परचेज डे बुक हैज बीन अंडर कास्टेड बाय 4500, कास्टिंग एरर्स हमेशा सस्पेंस में डाल दिया करो। बिल्डिंग अकाउंट ऑफ 14,000 हैज नॉट बीन पुट इन ट्रायल, सिरे से डेबिट साइड पे लिखा ही कुछ नहीं, बिल्डिंग अकाउंट को लिखना भूल गए, कमाल नहीं कर दिया। लैंड बिल्डिंग की कॉस्ट आ रही है, नीचे कह रहे हैं बिल्डिंग अकाउंट कैरी डाउन ऑफ 14,000 हैज नॉट, पता नहीं क्या 12, चलो ठीक है। सेल रिटर्न डे बुक पेज 6 का 12 रुपये था, कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज पे 15 कर दिया, सोचेंगे छोटी मोटी बातें, ठीक है। और टोटल ऑफ पेज ऑफ परचेज डे बुक इतना था, इतना ले गए, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, हल्की फुल्की सी। मुझे पता है ये आपको बोर कर रहा है सवाल और बातें वो ज़रा बेसिक की हैं। ये इस तरह की टेस्टिंग अब नहीं है FAR 2 के FAR 1 के अंदर आपकी, जिस तरह की टेस्टिंग है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। जैसे फिक्सड एंड डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, अब उसके अंदर कोई एरर हो जाए यार चुप करा दो इसको, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो टॉपिक के रेलेवेंट रेक्टिफिकेशन है तो वही, लेकिन जाहिर है प्रैक्टिस तो इसकी करके आनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, जो क्वेश्चन होगा आपका मैं उसको आंसर करूंगा कल इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, आज यानी पास पेपर पे बस, बाकी को और इधर और नहीं करने की जरूरत, एग्जांपल्स काफ़ी है वो दो, फिलहाल आप पास पेपर पे मूव करते हैं। ओके, ये मैं खुला रख लेता हूँ इसको एग्जाम्पल 2 को, ताकि कल आपका कोई सवाल इसमें हो तो सस्पेंस नजर आ गया। सस्पेंस में आप क्या करोगे, जब लेजर ओपन करोगे ना सस्पेंस का, तो उसमें डेबिट साइड पे 5457 लिखोगे और रेक्टिफाइंग एंट्रीज कुछ डेबिट करेंगे, उसको कुछ क्रेडिट करेंगे और इंशाल्लाह एंड पे वो 0 हो जाएगा और ये निशानी होगी कि आपने सारी रेक्टिफिकेशन की एंट्री सही कर ली है, ठीक है। अच्छा जी, कितने बच्चों ने घर पे अटेम्प्ट किए थे ये 2 सवाल, स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स और माशाल्लाह 2 बच्चों ने कर ली, 3 4 बच्चों ने, 4-5 बच्चों ने कर दिया यार ये क्या मसला है, आखिर में दूसरी लाइन और तीसरी लाइन वालों को बोले जा रहे हैं। अच्छा जी, टाइमथी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर जो काम था जबरदस्त किस लिए था कि उसने करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मांगा था। अब ये वो चीज है जो बहुत ज्यादा यूज होने जा रही है हमारे FAR 1 के अंदर, मतलब अगर यूज होना भी है तो इस चीज में यूज होना है कि प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा इस गलती को सही करने का, जब सही कर भी लिया। ज्यादा यूजेज ना मेन मुझे लगता है ICAP ने इसको चैप्टर को उठा के एडिट इसलिए डाल दिया क्योंकि IS 8 के अंदर आपको पता है, मैंने आपको जैसे बताया है, पता तो लग ही जाएगा आपको कि अकाउंटिंग होती है उसमें चेंज इन एस्टीमेट की, अकाउंटिंग होती है उसके अंदर चेंज इन पॉलिसी की, और अकाउंटिंग होती है प्रायर ईयर एरर की करेक्शन की। तो अब एरर की करेक्शन सिखाना चाह रहे हैं ICAP, तो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस इस रेक्टिफिकेशन का आपको नज़र आएगा वो नज़र आएगा आपको IS 8 के अंदर, उसके अलावा जहाँ जहाँ यूज़ हो। तो ये प्रॉफिट वाले सवाल, इसीलिए प्रॉफिट वाला सवाल मैंने आपको पहले ही दे दिया, ठीक है, ताकि आप इसको थोड़ा सा मेहनत से देख लें। तो एक नज़र इन एडजस्टमेंट्स को देख लेते हैं, ठीक है, अब टाइम कम है तो मैं सिर्फ इनको एडजस्टमेंट्स को एक नज़र देख लेता हूँ कि इनमें कोई मसला तो नहीं है, और एक सवाल और आप ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, CB वाला, या देख लेते हैं कोई एक। उसके बाद इनको 1 बाय 1 मैं करवाऊंगा, ये सारे सवाल मैंने करवाने हैं, तो इन 3 में से 2 इंशाल्लाह कल हम कर देंगे, एक टाइमथी करेंगे और एक इसके अलावा हो सकता है टाइम ज़्यादा हुआ तो CB की तरफ चले जाएंगे, वरना स्काई एंटरप्राइजेस पढ़ लेते हैं। नहीं ये नहीं टेस्ट में आएंगे, टेस्ट में तो फिर कुछ और ही आएगा भाई। कंप्यूट करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, देखो भाई टेस्ट के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार? तैयार हो, अब माशाल्लाह तैयार हो, ठीक है। आज ही क्या पढ़ा यार, तुमने 6 महीने से ये पढ़ रहे हो, अगर तुम अभी भी तैयार नहीं हो इसके लिए तो तुम तो लो भाई, अब सवाल जरा एक सफे पे आ गया ना है। ओके, नाउ ओनली 5 मिनट्स आर रिमेनिंग, लीगल नहीं वो भी इलीगल, तो चलो 5 मिनट तो है ना, ले भाई शुरू करें भाई बात। ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टाइमथी, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बताया था आपको, बताया हुआ है लेकिन फिर सुन लो। ड्राफ्ट कहते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अभी फाइनल नहीं है। देखिए जब ईयर एंड होता है तो अकाउंटेंट का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, यानी मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। ऑडिट पढ़ रहा है कोई बच्चा? ऑडिट कोई भी नहीं पढ़ रहा, कैसे जब पढ़ेंगे ना आप ऑडिट तो वहाँ पे आपको वही लिखी हुई बातें मिलेंगी कि मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो होते हैं यानी BOD वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, और ऑडिटर जो है वो उनको आके चेक करके तो अपनी जो है वो ओपिनियन देता है कि ये एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर रेलिवेंट लोकल लॉज और एज पर IFRS ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है या नहीं बनी हुई, ये ओपिनियन ऑडिटर ने देनी होती है, ठीक है ना। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट यानी हम अकाउंटेंट्स ही प्रिपेयर करते हैं, जाहिर है अपने मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के कहने पे, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं
वो फाइनल स्टेटमेंट जब बन जाती हैं हमारी तरफ से तो वो फाइनल ही होती हैं, लेकिन वो तब तक फाइनल नहीं कही जाती जब तक ऑर्डर आके ऑडिट करके उन पे ऑडिट रिपोर्ट दे ना दे, तब तक वो डायरेक्टर साइन भी नहीं करते और फिर वो प्रिंटिंग में भी नहीं जाती। तो ड्राफ्ट कहते हैं उस फाइनल स्टेटमेंट को जो अभी सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो अभी ऑडिट नहीं हुई, अभी ऑडिटर ने उनको आके चेक करना है, गलतियां निकली तो उसने उनको सही करवाना है, अगर सही नहीं करोगे तो वो रिपोर्ट में अपनी लिख देंगे, और अगर सही कर दोगे तो ठीक है कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं, वो निकालेंगे यार ये गलतियां सही कर लो, आप सही कर लोगे ठीक है, ठीक है ना। तो ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जो अभी फाइनल अनऑडिटेड कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं जी, अनऑडिटेड भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ड्राफ्ट, अब मैं भाई ये बातें इस तरह से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आईएएस 8 के अंदर यही बातें हम देखेंगे फिर इंशाल्लाह जाके, ठीक है ना, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले सालों की वो ऑडिट होंगी और जो इस साल की पड़ी होगी वो भी अनऑडिटेड होगी, तो देखेंगे इस साल की गलती कहाँ सही करनी है, पिछले सालों को कहाँ सही करना है, तो इंशाल्लाह देखेंगे। आ रहा है वो टॉपिक, बहुत जल्द आ रहा है आपके शहर में। ओके, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टाइमथी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17 शोज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 850 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 460। ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया उसने और नेट प्रॉफिट भी दे दिया, ठीक है। अब जो ओरिजिनल सोल्यूशन तो आपको याद होगा उधर उस वक्त, वो तो अब किताब ही नहीं है ना आपके पास, सोल्यूशन तो मैं खुद ही आपको दूंगा, ठीक है। तो बल्कि सोल्यूशन वो होगा जो कल क्लास में बनाएंगे, ठीक है ना, वही सोल्यूशन होगा। आईकेएम ने जब सोल्यूशन दिया था तो आईकेएम ने क्या किया था, हर एरर को दोनों तरफ लिया था, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट वाला है चाहे नेट प्रॉफिट वाला है। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी होता है, उसके बाद एड अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस और फिर हम पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट तक। अब देखो जो चीजें इस जीपी को इंपैक्ट कर जाएं, सेल बढ़े तो जीपी बढ़ेगा, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़े जीपी कम होगा, अल्टीमेटली ये भी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जीपी बढ़ेगा अल्टीमेटली। मतलब कहने का ये है कि जीपी का हर इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे आता है। अब आईकेएम ने अपने सोल्यूशन पता क्या किया था, मिसाल के तौर पे परचेज कोई गलत रिकॉर्ड हुई है तो आईकेएम ने कहा सोल्यूशन में ये दिखाया कि परचेज जब सही करेंगे तो परचेज बढ़ गई मिसाल के तौर पे, तो परचेज के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने से जीपी कम हुआ। अब वो जीपी को भी कम किया उन्होंने, नेट प्रॉफिट को भी कम किया। लेकिन मैंने उस वक्त बच्चों को इंट्रो में भी यही बताया था, और अब जो पहली बार ये चीज़ देख रहे हैं ये पहचान ना हो करेंगे इंट्रो में, भाई अगर इंट्रो में पढ़ाया हुआ ना पढ़ाना तो मैं अभी सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं रेक्टिफिकेशन करवाए जा रहा हूँ। अभी तक बेस से ही उठे हम, ये बिल्कुल बेस से ही लेकर इतनी ही बातें हम किया करते थे स्टार्ट में, रेक्टिफिकेशन की उतनी ही की हैं हमने, ठीक है ना। इससे बचाना अगर जो मैं कहता हूँ इंटर में आप पढ़ के आए हैं और कोई जुर्म नहीं है, कोई नहीं पढ़ के आया तो नहीं पढ़ के आया, ये सही नहीं पढ़ा था उसी के लिए तो दोबारा पढ़ाया जा रहा होता है। ओके, अच्छा, तो बाहर अगर बिल्कुल इंटर नहीं पढ़ी तो उनकी क्लास ही दूसरी है। अच्छा, मैंने ये कहा था बच्चों को, या मैं अब ये कह रहा हूँ कि सादा सी बात है भाई, जो जीपी का इंपैक्ट है वो ले लो, उसको नेट प्रॉफिट पे शो मत करो, एक ही बार एंड तक पहुंच जाओगे, जब एंड तक पहुंच के देख लेना जीपी पे टोटल इंपैक्ट क्या पड़ा है, वो एक ही फिगर उठाकर नेट प्रॉफिट पे एक ही दफा इंपैक्ट डाल देना, ठीक है ना। अच्छा, अब ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं, बड़े मजे का सवाल था, बड़ा घुमाने वाला सवाल है, ठीक है ना। जैसे इनवॉइस ऑफ 3700 वाज डेबिटेड टू परचेजेस बट गुड्स रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। गुड्स हम रिकॉर्ड करते हैं जब वो रिसीव हो जाए, ठीक है। अब वो कह रहा है गुड्स रिसीव ही नहीं हुई और हमने क्या किया है, हमने रिकॉर्ड कर ली है परचेजेस, तो परचेज को क्या करना चाहिए, फिर रिवर्स करेंगे। अब परचेज का इंपैक्ट पड़ेगा जीपी से ऊपर, ठीक है, और जीपी से ऊपर पड़ेगा तो उसका इंपैक्ट जीपी पे तो दिखा देंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट पे भी साथ ही मत दिखाना, बल्कि क्या करना, नेट प्रॉफिट वाली साइड को भी खाली रखना, ठीक है ना। और एंड पे जाके देखना जीपी के ऊपर जो इंपैक्ट्स पड़े उनको आपने ले लेना है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, और ये बड़ी खूबसूरत ऐसी एडजस्टमेंट जो थी ना, ऐसी एडजस्टमेंट जो है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड, ये परचेज में ऐड करते हैं ना, ठीक है, ये परचेज में ऐड होने की बजाय नीचे एक्सपेंस में आ गई। अब ये एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड थी, गलती से उसको आउटवर्ड बना दिया। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, रिकॉर्ड हो गई है, तो यहाँ से रिवर्स करेंगे तो उसका इंपैक्ट सिर्फ नेट प्रॉफिट पे पड़ेगा। और यहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, जीपी से ऊपर नहीं हुई रिकॉर्ड, जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसका इंपैक्ट जीपी पे भी पड़ेगा और नेट प्रॉफिट भी पड़ेगा। अब आईकेएम ने क्या किया, जब यहाँ पर नेट इंपैक्ट जीरो होता है तो वो लिखा ही नहीं सोल्यूशन में, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने आपको इसलिए कहा कि अलग अलग सोचो, नेट प्रॉफिट पे जो असर है सिर्फ वो ले लो, और जो ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज किया उसका असर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में ले लो, उसका नीचे वाला इंपैक्ट अभी ना लो, कल ये सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना। तो खूब अच्छे तरीके से इसकी अटेम्प्ट करके आनी है आप, ठीक है ना। ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं, बहरहाल देखिए एडजस्टमेंट्स होंगी आपको। टाइमथी अभी भी होमवर्क में है, क्लास का टाइम खत्म हो गया है, और सिब्बी भी होमवर्क में है, तो आपके होमवर्क में 3 सवाल हैं। आप स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स पास पेपर नंबर 13, क्योंकि एमसीक्यूज का टाइम तो आपका ओवर है, ठीक है, एमसीक्यूज का टाइम तो अब ओवर है, वो तो आपने कर लिए हुए हैं IAS 16 के। अगर नहीं किए किसी ने तो उसका अपना कसूर है, वो खुद एक्स्ट्रा टाइम लगाए, मुझे नहीं पता। ये पास पेपर 13 स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आपका होमवर्क हो चुका हुआ है, ठीक है ना, टाइम गुजर चुका हुआ है इसका, वो तो अब मैंने डिस्कस नहीं किया इसलिए बात आगे बढ़ गई, ठीक है। 14 क्या है, टाइमथी 14 TE 14
टीई, ये पुराना होमवर्क कैरी फॉरवर्ड हो गया और आज का नया होमवर्क तो सिर्फ एक ही है 15 सिब्बी। एग्जाम्पल 2 तो पहले लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई, चलो लिख दीजिए एग्जाम्पल 2 भी कर लीजिएगा। ना दिल करे तो ना कीजिएगा, ये 3 सवालों पर जरूर ट्राई करके आइएगा, वो चीजें तो हो ही जाएंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।